नमस्कार मित्रों, आरवी IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ विभिन्न प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो प्रश्न के साथ उसकी पूरी व्याख्या करता है। प्रश्न बहुत ही सारगर्भित हैं। एक प्रश्न के साथ कई उत्तर आपको मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत की संचित निधि की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो जो भारत की संचित निधि है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत की संचित निधि या राज्य निधि से प्रयोजन के लिए विधायिका द्वारा निर्धारित पद्धति के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 266 में कहा गया है, वर्णन किया गया है। तो संचित निधि आपका संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं शून्य आधारित बजट विकसित किया था, किसने विकसित किया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शून्य आधारित बजट जो है वो पीटर ए फिर ने विकसित किया था। पीटर ए फिर ने शून्य आधारित बजट को जन्मदाता इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही यह नामकरण दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर जो उस समय जॉर्जिया के गवर्नर थे, ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम जॉर्जिया में इसकी शुरुआत की थी। तो शून्य आधारित बजट 1973 में सर्वप्रथम जॉर्जिया में इसकी शुरुआत हुई थी और यह नाम दिया पीटर ए फिर ने दिया था। ठीक है, आगे प्रश्न है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो कितने दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकता है? 14 दिनों तक वह रख सकता है। 14 दिनों तक यदि सहमति देता है तो ठीक है, अन्यथा जैसा लोकसभा ने भेजा था धन विधेयक वैसा लोकसभा पास कर देता है। लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना निम्न सदन लोकसभा को लौटाना पड़ता है। 14 दिन तक है। निम्न सदन इन सिफारिश को स्वीकार करना अस्वीकार कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अगला प्रश्न है। यदि बजट घाटा पाटने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है, बजट घाटे को पाटने के लिए नई मुद्रा मतलब छापी जाती है, तो परिणाम क्या होगा? तो मुद्रास्फीति होगी ना, महंगाई बढ़ जाएगी। बजट घाटे को पूरा करने के लिए जिस अनुपात में अतिरिक्त नोट सरकार छापती है उसी अनुपात में वस्तु और सेवाओं की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती। इससे वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न आ गया है। वित्त आयोग जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। तो वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? देखिए 4 कार्य दिए गए हैं, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो वित्त आयोग का क्या काम है? पहला है शुद्ध आय तथा करों का केंद्र तथा राज्य में विभाजन का अनुपात सुझाना, बिल्कुल सही। राज्यों को अनुदान हेतु सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामले पर सलाह भी देना, ये भी सही है। वित्तीय प्रशासन में सुधार के लिए सुझाव देना, ये भी सही है। तो वित्त आयोग के ये चारों कार्य हैं। तो कोड देख लीजिए, देखिए डी ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अनुदान मांगों के संबंध में लोकसभा को अधिकार है। जो अनुदान की मांगे हैं उसमें लोकसभा को क्या अधिकार है? तो लोकसभा को अधिकार है किसी कल्याणकारी कार्य हेतु धन की मांग को पूर्णतः अथवा अंशतः मान्य अथवा अनुमान्य कर सकती है। यह अधिकार, इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो संवैधानिक रूप से लोकसभा को किसी भी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करने या उसमें दी गई राशि को कम करने का अधिकार है, किंतु व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिमंडल का बहुमत होता है जिसकी सरकार होती है, वह ऐसा नहीं करती है। अगला प्रश्न है। अनुदान की मांगों की उत्पत्ति हो सकती है, तो केवल कार्यपालिका के द्वारा अनुदान की मांगों की उत्पत्ति होती है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुदान तथा कर प्रस्ताव के संबंध में सभी मांगे कार्यपालिका प्रस्तुत करती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रावधान करता है कि
कानूनी प्राधिकार के अतिरिक्त कोई कर न तो लगाया और न वसूल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी ऑप्शन है। अनुच्छेद 265 ऐसा कहता है, संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि कानूनी प्राधिकार के अतिरिक्त न कोई कर लगाया जा सकता न वसूल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बजट से संबंधित नहीं है? तो बजट से संबंधित लक्षण कौन सा नहीं है? बजट हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। बजट में एकता होती है, व्यय गमन का नियम इसमें पारित होता है, मानक तथा स्तर दंड यह नहीं है। बजट के प्रमुख सिद्धांत लक्ष्य देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। बजट के सिद्धांत हैं कार्यपालिका का दायित्व, संतुलन, नकद आधार पर प्राकर्थन, कुल आय पर बजट निर्माण, वास्तविकता के समीप बजट होता है, वार्षिकता होती है, व्यय गमन का नियम, एकता पर आधारित प्रचार, ये सब बजट के प्रमुख लक्ष्य और सिद्धांत हैं। भारत में रेल बजट समान रूप से पृथक किया गया था, 1921 में यह किया गया था। रेलवे बजट को 1921 में सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। 1921 की तिथि याद कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही है। ये देखिए, निम्नलिखित दिए कथनों पर विचार करना है, किसका कथन है ये पूछा गया है। वित्तीय नियंत्रण तभी अधिक प्रभावशाली और अधिक उचित हो सकती है जब इसमें प्रशासनिक स्वविवेक पर आधारित विस्तृत सीमाओं के भीतर उपलब्ध धन का परिनियोजन उपलब्ध हो जो उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक हो। ये पॉल एपलबी का स्टेटमेंट्स है, याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में शून्य काल का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ था? शून्य काल तो 1962 में 62 से शून्य काल प्रारंभ किया गया था। शून्य काल का प्रचलन भारतीय संसदीय प्रणाली में वर्ष 1962 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न काल की समाप्ति और संसदीय कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह काल शून्य काल कहलाता है। अगला प्रश्न, मांग को एक रुपए कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये नीति कटौती कहता है। मांग को 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव नीति कटौती है, पूरी नीति ही खत्म कर दी गई। मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर देना, इसका मतलब है, वही हम बार बार इसीलिए पढ़ रहे थे कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर देना मतलब पूरी नीति की ही कटौती कर देना, पूरी नीति ही हटा देना। इसे नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। इसका अभिप्राय यह हो कि अब नीति को छोड़ दिया जाए। बजट संबंधी संसद के प्राधिकार के बारे में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार द्वारा मांगा गया समस्त व्यय संसद कटौती प्राधिकृत कर सकती है, बिल्कुल सही। सरकार द्वारा मांगे गए व्यय में संसद कटौती प्राधिकार कर सकती है, बिल्कुल सही। सरकार द्वारा मांगे गए व्यय में संसद वृद्धि कर सकती है, वृद्धि नहीं करती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, संसद किसी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, वह केवल कर में कमी उसे समाप्त कर सकती है। चौथा ऑप्शन है, संसद ऐसे व्यय में कटौती प्राधिकृत नहीं करती जिसे भारत की संचित निधि पर प्रथम भारित किया गया हो, यह भी सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरता है? तो बजट पास होने में कितने चरण होते हैं? 5 चरणों से यह गुजरता है, कोई भी बजट होता है तो भारतीय संसद में बजट को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला प्रस्तुतिकरण, फिर सामान्य चर्चा होती है, फिर अनुदान की मांगे आती हैं का ब्यौरा, अनुदान मांगों का ब्यौरावार चर्चा, फिर मतदान होता है, फिर विनियोजन विधेयक पारित करवाया जाता है और करों से संबंधित वित्त विधेयक पारित करवाया जाता है। तो ये क्रम से पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, प्रस्तुतिकरण, सामान्य चर्चा, अनुदान की मांगों का ब्यौरावार चर्चा तथा मतदान, विनियोजन विधेयक पारित करवाते हैं, फिर करों से संबंधित वित्तीय विधेयक पारित होता है। भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान देखिए 266 कहता है संचित निधि, आकस्मिक निधि 267 कहता है। तो 267 निधि के अंतर्गत आकस्मिक निधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है, राष्ट्रपति सर्वथा अकल्पित आपत्तियों जैसे युद्ध, बाढ़, सुनामी, सूखा आदि का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक व्यय इस विधि से व्यय करता है। इस विधि को 1950 के आकस्मिक निधि
कानून द्वारा स्थापित किया गया था। इसका संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकस्मिक निधि का संचालन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से आकस्मिक निधि का संचालन होता है। आइए, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के विषय में मांगों को घटा सकती है। विधायिका मांगों को घटा सकती है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों में 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव करती है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में पूरी नीति खत्म कर दी जाती है। मितव्ययता कटौती प्रस्ताव में कुछ पैसा कम कर दिया जाता है। प्रतीक रूप से कटौती में 1 रुपये कम कर दिया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट पर प्रस्तुत मांगों में कटौती कर सकती है। यह बढ़ोतरी के अधिकार से वंचित है, क्योंकि सरकार द्वारा मांगों को पहले से ही बढ़ाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को का बिना अधिक नुकसान के परित्याग किया जा सकता है? तो विस्तार का परित्याग किया जा सकता है। उत्तरदायित्व, नियंत्रण और जवाबदेही बनी रहती है। वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए विस्तारवादी सिद्धांत का बिना अधिक नुकसान के परित्याग किया जा सकता है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था आधारित है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था आधारित है। यह है गत वर्ष के कार्यक्रम के बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए, शून्य आधारित बजट मूलतः अमेरिका की देन है। तो शून्य आधारित बजट किसकी देन है? अमेरिका की देन है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शून्य आधारित बजट व्यवस्था में वर्तमान चालू कार्यक्रमों को पिछले वर्ष में आवंटित धन को शून्य मान लिया जाता है। क्या है इसमें? कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शून्य आधारित बजट व्यवस्था में वर्तमान चालू कार्यक्रम को पिछले वर्ष में आवंटित धन को शून्य मान लिया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम को धन का आवंटन नए सिरे से किया जाता है। कथन कारण पर चर्चा करना है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल संसद के निम्न सदन में ही उद्भूत होता है। बिल्कुल सही है। अगला है, संसद का निम्न सदन जनता द्वारा निर्वाचित निकाय है। ये भी बिल्कुल सही है। तो व्याख्या देखिए, संसद के निम्न सदन में ही केवल वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। संसद के निम्न सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। स्पष्टीकरण भी हो रहा है। अगला प्रश्न आ गया है, यदि बजट घाटा पाटने के लिए करेंसी मुद्रा निर्माण किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति आती है। इसकी व्याख्या आप लोग देख चुके हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार द्वारा मांगा गया समस्त व्यय संसद प्राधिकृत कर सकती है। ये सही है। सरकार द्वारा मांगे गए व्यय में संसद कटौती कर सकती है। बिल्कुल सही। संसद व्यय में वृद्धि नहीं कर सकती है। ये भी हमारा पीछे पूछा गया प्रश्न है।